जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 30 कंप्लीट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग जो है टोटल 20 प्रश्नों को क्लियर करेंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और हम लोग इसमें विस्तार से सभी प्रश्नों का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका 12/4/2026 को आपका परीक्षा होने वाला है, तो तैयारी करते रहिएगा आप लोग। तो देखिए, सामान्य विज्ञान का हम लोग पहला सवाल से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो कौन सा है। 91 का आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरित होने वाली ऊष्मा के अतिरिक्त जो है सूर्य से विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह न केवल जो है एक विकिरण को बनाए रखती है बल्कि सतह द्वारा विकिरित तापीय अवरक्त ऊर्जा को भी ये जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसको आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए 92 नंबर का सवाल जो आपका है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो 92 का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, जिसको हम लोग कहते हैं बलयीन, यानी कि एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा जो जाति होता है, बलयीन जो जाति होते हैं, ये क्या होते हैं ना कि इसका जो शरीर होता है सिर से लेकर के पूंछ तक खंडित होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, खंडित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होते हैं। 93 इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में सिनेप्स अंतराल स्थित होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग जाएंगे। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 3 हार्मोन के नाम दिए गए हैं। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन और तीसरा हार्मोन आपका है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो है 3 में से 2 जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं। अब ये 2 कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये क्या है, महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं में तो ऐसे कई हार्मोन पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों द्वारा भी स्रावित होते हैं। और इसमें से जो है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने के लिए स्रावित होते हैं और उन्हें मादा लिंग हार्मोन के रूप में नामित किया जाता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। समझे, याद रखिएगा आप लोग। 95 नंबर का सवाल जो आपका है, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण का इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। 95 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का एक पदार्थ है जो पेट की अम्लता को उदासीन करता है। इसका प्रयोग हृदय की जलन, अपच या फिर पेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घटक होते हैं जो पेट की अम्लता या फिर कम पीएच को प्रभावहीन बनाने के लिए क्षार के रूप में कार्य करते हैं। वे तुरंत कार्य करते हैं और इनका प्रयोग अम्ल प्रतिवाह यानी कि एसिड रिफ्लक्स, हृदय की जलन या फिर अपच को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंटासिड इसका नाम है। क्लियर। अगला सवाल है आपका 96 नंबर, जे थॉमसन को खाली स्थान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जे थॉमसन, तो जे थॉमसन जो है एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें गैसों में विद्युत चालन के कार्य के लिए भौतिकी में 1906 में जो है 1906 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हें जो है इलेक्ट्रॉन की खोज और पहचान का श्रेय दिया जाता है, जो कि खोजा जाने वाला पहला उप परमाणु कण था। इलेक्ट्रॉन का खोज इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कौन सा गैस है जब वो ठोस अवस्था में रहे तो उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाएगा या फिर जाना जाता है। 97 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखे बर्फ भी कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा माने कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। 98। ठीक है, 98 का आप करिएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर का। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 99 नंबर, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। अब बर्फ जो है कोई उसको बुरादे में अगर यदि ढक दिया जाए तो वो जल्दी नहीं पिघलेगा, इसका क्या कारण रहेगा।
तो इसका कारण रहेगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ को पिघलने और जल बनने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का एक दुर्बल चालक होता है, अतः यह जो है बर्फ के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने में अधिक समय लेता है। बुरादे के डिब्बे में पैक होने पर यह बर्फ को अधिक समय तक ठोस अवस्था में बने रहने में सहायता यानी कि मदद प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद 100 नंबर सवाल देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 100 नंबर का सवाल का आंसर आपको जानना है। सोनार इसको कहा जाता है। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? सोनार देखिए यहाँ पे ऐसे अंग्रेजी में लिखा है SONAR। ठीक है, सोनार। तो देखिए SO का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? साउंड। N से क्या हो गया? नेविगेशन। एंड हो गया इसका ये का मतलब, R का मतलब हो गया रेंजिंग। ठीक है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का आविष्कार पॉल लैंगविन ने किया था और यह एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या फिर सतह पर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है। जितने भी पानी जहाज वगैरह जो चलते हैं सभी में क्या होते हैं? सोनार लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ताकि अंदर में कुछ हो हलचल तो इसे पता चल जाए। 101 नंबर देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि आप अगर यदि इतना एक टब में, एक नदी में, एक तालाब में जो है चले जाइए और इसके ऊपर कुछ कुछ जो है कुछ मात्रा में तेल डाल दीजिए, जैसे सरसों तेल वगैरह, ये ना बुलबुला टाइप का फैल जाता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्या कारण है इसका? 101 नंबर का देखिए आंसर करना है आपको। तेल का तल जो है यानी कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। वास्तव में तेल के अणुओं की जो सघनता होती है पानी के अणुओं की सघनता से कम होती है, अर्थात तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसलिए तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी की अपेक्षा कम होता है। यही कारण है कि तेल जल के ऊपर फैल जाता है। उसके बाद देखिए 102 नंबर सवाल है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला है, लाल है, हरा है, पीला है। तो इसका आंसर करेंगे हरा। ठीक है, मध्य में दिखाई देता है। देखिए इसमें 7 कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक आपको कोड बता देते हैं। ठीक है, 7 कलर का YIBO और R, यही 7 कलर आपका जो है इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। हम लोगों को पूछा था मिडल, तो मिडल में कौन सा है? ग्रीन है। ठीक है, G मतलब ग्रीन हो गया। बाकी सभी लोग आप लोग इसका नाम से याद रख लीजिएगा। तो बीच में था इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है कौन सा? ग्रीन। तो ग्रीन हम लोग कर दिए। ठीक है, G कर दिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। 103 नंबर सवाल देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अब कोई कपूर है जो ठोस अवस्था में है, अब उसको वाष्प अवस्था में बनाना है, तो इसमें कौन सा प्रक्रिया, कौन सा विधि का प्रयोग किया जाएगा? इसमें प्रयोग किया जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि का। ठीक है, किसी मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग अलग किया जाता है। इन विधियों में एक ऊर्ध्वपातन विधि भी है। सामान्य रूप से ठोस पदार्थ गर्म करने पर तरल पदार्थ में और फिर गैस में परिवर्तित होती है, लेकिन ऊर्ध्वपातन में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे कपूर, हिंदू धर्म से आप लोग होंगे तो पूजा वूजा जब हम लोग करते हैं सत्यनारायण भगवान का कथा, तो वहाँ पे क्या ना कपूर को जलाया जाता है। कपूर आप लोग बहुत जगह नहीं देखे होंगे, लेकिन कहीं कहीं देखे होंगे। कपूर को जब जलाइएगा ना तो ये ठोस रहता है ना, ठोस से सीधा क्या हो जाएगा? गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, धुआं टाइप का उठने लगता है। वही वाला क्या हो गया? वाष्प हो गया। समझे? लेकिन ऊर्ध्वपातन में पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है और फिर वाष्प गैस को ठंडा करने पर यह पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, कपूर आदि हो गई, ये सारी चीज़ें। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 104 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। तो 104 नंबर का आंसर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 ऐसे लिखाएगा, CaCO3 में जो है सिलिका, एल्यूमिना और लोहे जैसे अपद्रव्य मिश्रित रहते हैं और चूना पत्थर एक परतदार या फिर अवसादी चट्टान होता है। उसके बाद 105 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? 105 का आंसर करिए गंधक। गंधक जो है क्या है? रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है। 106 नंबर देखिए, वायुयानों के टायरों में
भरने वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। अब जो जहाज आप लोग देखते हैं, है ना, हवाई जहाज, उसमें टायर लगे रहते हैं। तो जो टायर जो होते हैं ना, तो इसमें कौन सा हवा भरा जाता है? ठीक है, टायर में कौन सा हवा भरा हुआ रहता है? 106 नंबर का आपको आंसर करना है, ऑप्शन सी, हीलियम। वायुयानों के टायरों का दबाव जो है एवं तापमान बहुत उच्च होता है, क्योंकि जहाज का वजन कितना होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। हीलियम हल्की गैस होने के साथ साथ में अज्वलनशील होते हैं, अतः टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। इसमें क्या होगा, हीलियम में आग लगने का डर नहीं रहेगा। और ये क्या होता है, हल्का होता है। अगर यदि जहाज ऊपर में हवा में उड़ रहा है, जितना हल्का रहेगा उतना फायदा होगा ना, समझे कि नहीं? तो हल्की गैस है, इसीलिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। 107 नंबर सवाल देखिए, मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? 107 नंबर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कैप्साइसिन, कैप्साइन के उपस्थिति के कारण, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण, है ना। मिर्च जो है सोलेनेसी कुल की एक सदस्य होता है और इसका उपयोग एक सब्जी यानी कि शिमला मिर्च या फिर एक मसाले लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। मिर्च का उद्गम स्थान जो है दक्षिण अमेरिका है और मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण तथा इसका लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। ठीक है, कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, तीखा, और एक नाम हमने आपको और बताया जिसका नाम है कैप्सेथिन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कैप्सेथिन, ये कैप्सेथिन के कारण मिर्च क्या हो जाता है, लाल रंग के रंग में बदल जाता है। ठीक है, और कैप्सेसिन के कारण क्या हो जाता है, तीखा रहता है ये मिर्च, बहुत तीखा, बहुत तीखा, लोग हल्ला करते हैं ना, वही। 108 नंबर सवाल देखिए, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? 108 का करेंगे अजोला। अजोला जो है जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्न है। भारत में मुख्य रूप से अजोला की जाति अजोला पिन्नाटा पाई जाती है। इसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त प्रोटीन होती है। यह एक पशुओं के लिए आदर्श आहार के साथ साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और इसे पशुओं के दैनिक आहार में शामिल करने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका 2 सवाल और बचे हुए हैं इस वीडियो में। 109 नंबर का सवाल देखिए, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग या फिर स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वे नहीं ले रहा है। तो देखिए क्या शरीर में क्या चीज़ का कमी हो जाने से बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी का बीमारी हो जाता है? 109 नंबर का करेंगे विटामिन B1, बेरी बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग और विटामिन सी से स्कर्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, ये बच्चों में रिकेट्स या फिर जिसको आप कहते हैं स्कर्वी सूखा रोग, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अंतिम सवाल है 110 नंबर का, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो देखिए 110 नंबर का आपको आंसर कर देना है कैल्शियम और पोटेशियम। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। दूध में अधिकांशतः लगभग 87% जल होता है, शेष भाग में ठोस तत्व, वसा और खनिज एवं विटामिन होते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ दूध में पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन B2, विटामिन ए, डी, के और ई सभी पाए जाते हैं। तो दूध को क्या कहा गया है, दूध को कहा गया है पूर्ण आहार। ठीक है, दूध को कहा गया है पूर्ण आहार, इसमें लगभग सारी चीज़ें पाई जाती है। 20 सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट हमारा आएगा 31 नंबर। अगर यदि आप अगला पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए। आपके परीक्षा तक सारी नोटिफिकेशन, सारे न्यूज, सारे टेस्ट पेपर सभी लेकर के हम आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।